नमस्कार। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने कहा था लास्ट वीडियो में, जब हमने एसएसटी का एक वीडियो आपके सामने आपके एग्ज़ाम को देखते हुए लेकर आया था, तो उसमें हमने बोला था कि इसको 2 पार्ट में हम क्लियर करेंगे। एक ही चैप्टर से नियर अबाउट 10 मार्क्स एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा हमने डिवाइड कर दिया था ताकि उसको बेहतर तरीके से और स्टडी कर सके। अगर एक चैप्टर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर आपके लिए आता है पेपर में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो अपने आप में। और उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा पहला भाग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राइजिंग नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री, क्लास 10 चैप्टर 1 आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके सामने है इसका भाग 2 पार्ट बी, लेक्चर राइजिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले अगर आपके लिए हमारी थोड़ी सी भी मेहनत लगती है कि आपके लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध हो रही है, बेहतर साबित हो रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको जैसे वीडियो अपलोड हो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नो वेट फॉर सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखते हैं भाग 2 में कल हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति और फ्रेडरिक सोरेउ के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की जो क्लासेज हैं ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 3rd पार्ट था, वहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं और इस तरीके से इस चैप्टर्स की स्टडी को कंप्लीट करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। थैंक यू। बी केयरफुल एंड लिसन मी। अब हम देखेंगे आगे कि नेपोलियन कोड। अब टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है नेपोलियन कोड। तो आगे नेपोलियन कोड क्या है। नेपोलियन कोड क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर नेपोलियन था कौन। क्लियर। तो नेपोलियन देखेंगे, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर नेपोलियन था कौन। क्लियर। तो नेपोलियन देखेंगे। नेपोलियन कोड से पहले मतलब नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। चल अब हम देखेंगे नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि आखिर नेपोलियन था कौन, इसके बारे में पहले जान लें, फिर इसके कोड के बारे में भी जानेंगे। तो नेपोलियन का जन्म जो है, नेपोलियन 1769 में फ्रांस में इसका जन्म हुआ था, एक कुलीन परिवार में। किस परिवार में? कुलीन परिवार में। इसके जो कुलीन परिवार, जैसे कि सामंत, काफी बड़े घर में हुआ था, कह सकते हैं हम जनरली काफी बड़े घर में हुआ था। इसके पिता का जो नाम था, पूरा नाम नेपोलियन का नेपोलियन बोनापार्ट। इसके पिता का नाम जो था, पिता इसके थे चार्ल्स बोनापार्ट। उनका नाम क्या था? चार्ल्स बोनापार्ट। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। और दूसरी चीज कि इसने अपनी जो एजुकेशन ली थी, ये फ्रांस के सैनिक स्कूल में इसने स्टडी की थी। वहां पर स्टडी करते हुए जो टैंक सिस्टम होता है, यानी तोपखाना, उसमें इसने स्पेशलाइजेशन लिया था। तोपखाने में इसने विशेषज्ञता हासिल की थी। और सबसे पहले ये 1780 में
तोपखाने में, यानी तोपखाना जिसको हम आर्टरी बोलते हैं, तोपखाने विभाग में, ठीक है, इसने मतलब एक तरीके से देखें कि इसको फ्रांसीसी सेना में, कहने का मतलब नॉर्मल समझेंगे, 1780 में ये फ्रांसीसी सेना में शामिल हुआ, फ्रांसीसी सेना में, और सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर हुआ। लेफ्टिनेंट आप समझते हैं, गुड। सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर ये 1780 में आर्टरी डिपार्टमेंट में, यानी तोपखाने विभाग में ये शामिल हुआ। और 1780 के बाद सबसे पहले ये कब लोगों के बीच में, ऐसा तो नहीं हम काम करते हैं, काम करते ही ज़्यादा फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, ऐसा तो है नहीं। तो 1780 में ये सेना में भर्ती होता है, और सबसे पहली लड़ाई ये 1793 में, 93 में, 1793 में टुलान में, ठीक है, टुलान में एक युद्ध होता है, टुलान युद्ध, इसमें ये भाग लेता है। अब ये टुलान युद्ध क्या था? तो टुलान युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो जो वहां के क्रांतिकारी और राजभक्त, जो वहां के मतलब राजभक्त कहेंगे, यानी जो शासन था राजभक्त, इसका मतलब क्या हो गया? शासन और क्रांतिकारियों के बीच में हुआ था, शासन और क्रांतिकारियों के बीच में हुआ था, ठीक है, शासन और क्रांतिकारियों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस समय में एक चीज और था, ये फ्रांस में था, और इधर जो हमने पढ़ा अभी, जैसे कि ऑस्ट्रिया का अधिकार, इटली पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था इस समय, इटली पर ऑस्ट्रिया का अधिकार, ऑस्ट्रिया का अधिकार था इसी दरमियान, यानी 1793 के दरमियान, जब टुलान युद्ध हुआ। इसमें, इस युद्ध में मतलब ये क्रांतिकारियों को दबाने में ये सफल रहा, और इसके परिणाम स्वरूप यहां से सीधा ये सेकेंड लेफ्टिनेंट से इस युद्ध में अपनी महारत दिखाने के बाद, तो खाने विभाग में महारत दिखाने के बाद ये सीधा बनता है सेकेंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर। क्या बनता है? सेना में ये ब्रिगेडियर बनता है। उस समय जो यहाँ का शासक वर्ग था, इसको कहते थे डायरेक्टरी। क्या कहते थे? डायरेक्टरी। यानी डायरेक्टरी के माध्यम से फ्रांस में शासन व्यवस्थाएं चलती थी। अब जब टुलान युद्ध में इसने बहादुरी से टुलान युद्ध का नेतृत्व किया, मतलब टुलान युद्ध में अपनी साहस, शौर्य, वीरता को दिखाया, और इस युद्ध का परिणाम शासन पक्ष की तरफ यानी डायरेक्टरी की तरफ बदल दिया, तो उससे खुश होकर इसको क्या बना दिया जाता है? सेकंड लेफ्टिनेंट से सीधा ब्रिगेडियर बना दिया जाता है। और फिर इसको ब्रिगेडियर बना करके इटली की हेल्प के लिए भेजा जाता है। किसकी? इटली की हेल्प के लिए फ्रांस से सेना को भेजा जाता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ, और पूरा कमांड जो था ये नेपोलियन बोनापार्ट के पास था। ये भेजा जाता है इटली पर सबसे पहले 1796 में। 93 में टुलान युद्ध हुआ, जो इंटरनल था, जो उस देश के अंदर में ही था। वहां इसकी शौर्य गाथा शुरू होती है। उसके बाद उसका रिजल्ट मिलता है कि ये सेकेंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर बनता है, और 1796 में यानी 3 साल बाद ही इसको इटली के हेल्प के लिए फ्रांस से एक सेना का गठन किया जाता है,
और इसको उसका कमांडर बना करके इटली की हेल्प के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ये ऑस्ट्रिया को हराने में सफल होता है। ऑस्ट्रिया को ये पराजित कर देता है एज अ कमांडर। उसके बाद ये बहुत बड़ा हीरो बनता है। जब ये वापस आता है तो इसकी बहुत बड़ी स्वागत की जाती है। इसकी ताकत ही इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि डायरेक्टरी जो थी वहां की सत्ता वो भी इससे डरने लगी। ठीक है। बाद में ये अपनी उपलब्धियां हासिल करते हुए मतलब जनता के बीच में काफी और सर्वोच्च पदों तक पहुंचता है। जनता के बीच में संविधान को ले जाता है, एक संविधान बनाता है। संविधान बनाते समय मतलब जनता के बीच में इतना प्रसिद्ध था कि जनता इसके संविधान को स्वीकृति दे देती है, स्वीकृति तो दे देती है। इसके बाद 1802 में अब इससे यही नहीं, यूरोप के जो दूसरे देश थे वो भी इससे डरना शुरू कर देते हैं। वहां की डायरेक्टरी ही नहीं, अन्य यूरोपीय देशों को भी नेपोलियन बोनापार्ट से डर लगने लगता है। डायरेक्टरी के साथ साथ ये इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि डायरेक्टरी के साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट से जितने भी अन्य यूरोपीय कंट्री थे, ऑस्ट्रिया हो गए, रूस हो गया, उसके बाद आपको यहाँ तक कि जो हमने देखा था अभी यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसका अभी नाम है, उस समय ब्रिटेन, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वो सभी इससे डरने लगते हैं। और एक युद्ध होता है नेपोलियन बोनापार्ट अब शीर्ष सत्ता में चला जाता है ऑलरेडी। ये नेपोलियन बोनापार्ट के साथ एक युद्ध होता है 1802 में, लेकिन उस युद्ध का कोई रिजल्ट, ये तीनों देश मिलकर के नेपोलियन से लड़ाई करते हैं। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया। कब? 1802 में। 1802 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया एंड रूस, रसिया वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट, वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं आता है और एक संधि होती है एमिमन्स की। एमिमन्स की संधि होती है। तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन, किस तरीके से कब वो जन्म हुआ उसका, कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है, कैसे कैसे वो एक ताकत बनता है फ्रांस का, किस तरीके से वो फ्रांस के लिए काम करता है, किस तरीके से उससे फ्रांस की सत्ता में आता है, बाद में किस तरीके से उससे यूरोपीय शक्तियां जो है वो भी भयभीत होने लगती हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, नेपोलियन कोड। फिर इसने एक कोड बनाया था 1802 के बाद, इसने एक कोड बनाया था। कोड का मतलब क्या हो गया? एक नियम कानून। इसने उस कोड के तहत जितनी भी फ्रांस की डेमोक्रेसी थी उसको ये पूरी तरीके से खत्म कर देता है। यानी फ्रांसीसी लोकतंत्र को इसने क्या किया? बर्बाद कर दिया। इसने एक सिविल कोड दिया 1804 में। अब उसके बाद इसने 1804 में पूरे मतलब फ्रांसीसी डेमोक्रेसी को समाप्त करने के बाद ये 1804 में एक सिविल कोड देता है। उसी सिविल कोड को नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। अब इस कोड की कुछ विशेषताएं देखेंगे। सिविल कोड यानी इसको हम क्या कहें? नेपोलियन कोड। नेपोलियन। अब इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब इसकी कुछ विशेषताओं में से दो तीन आपको हम बता देते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसने क्या बताया कि जितने भी लोग हैं, मतलब लोगों की, मतलब जो भी बच्चे, जो भी लोग जन्म से जो विशेषाधिकार, जैसे होता है ना कि हम
ब्राह्मण हैं तो जन्म लेते ही हमें ब्राह्मणों के सारे अधिकार मिल गए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो इसने उस चीज को, विशेषाधिकार को इसने समाप्त किया। जन्म के आधार पर जितने भी विशेषाधिकार लोगों के मिले हुए थे उसको इसने नष्ट कर दिया, उसको एकदम खत्म कर दिया। बिल्कुल कानून के सामने सभी को बराबर कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पास, आप अमीर हैं तो आपके लिए कानून अलग होगा, वो गरीब है तो अलग होगा, वो उस जाति का है तो उसके लिए उसी जुर्म के लिए अलग सजा का प्रावधान होगा। नहीं, कानून के सामने सभी को बराबरी का स्थान दिया इसने। इसके बाद जो संपत्ति थी लोगों की, संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार भी दिया। और इसने एक ग्रिड रिस्ट्रिक्शंस को इसने समाप्त किया। ग्रिड रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो जनरली एक कहते हैं एक लेवल होता है, एक स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से कोई शिल्पकारिता में है, कोई शिल्प है, कोई कुछ है, कोई कुछ, यानी श्रेणी, हाँ उसको आप समझ सकते हैं। श्रेणी पर इसने प्रतिबंध जो भी लगे हुए थे उसको इसने समाप्त कर दिया। नहीं, लोग अपनी काबिलियत से समझे जाए, मतलब ऐसा नहीं कि उस श्रेणी में ही वो लगातार अपना बने रहे। श्रेणी के आधार पर किसी को नहीं समझा जाएगा। उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम देखेंगे इसमें अगला टॉपिक, नया मध्यम वर्ग क्या है। मध्यम वर्ग जनरली हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। तो मिडिल क्लास आखिर है क्या? तो जितने भी पॉलिटिकली, अगर राजनीतिक देखें, राजनीतिक के साथ साथ जितने भी सामाजिक लोग थे, जितने भी विचारक थे, वे सभी, जितने भी मतलब वहाँ की जनसंख्या में जितने भी राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, ये सभी इस मिडिल क्लास में आए, यानी बुद्धिजीवी वर्ग जिसको आप कह सकते हैं। चूंकि लोगों की मेजॉरिटी जो थी, लोगों में बहुसंख्यकवाद जो थे, यानी संख्या जिनकी ज्यादा थी, वो कौन थे? किसान। फ्रांस में किसानों की संख्या पूरी आबादी में सबसे ज्यादा थी। इसके बाद अगर देखें, पढ़ रहे हैं हम यूरोप, तो कंप्लीट यहाँ यूरोप की अगर बात कर रहे हैं तो यूरोप में उस समय तक, इंग्लैंड में उधर आपको औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब वहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से एक नया ही वर्ग का उदय हुआ, जिसको हम अभी क्या कह सकते हैं? उद्यमी। क्लियर? एक नया सामाजिक वर्ग का उदय हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट। इसके बाद जितने भी कलाकार थे, हाँ बिजनेसमैन थे, वे सब इस मध्यम वर्ग में आने लगे। अब हम देखेंगे उदारवाद। अगला टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद क्या है? लिबरलिज्म, क्या कहेंगे इसको? लिबरलिज्म क्या है? यानी उदारवाद क्या है? तो जनरली अगर देखा जाए कि उस समय लोगों की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी संपत्ति थी, पहले क्या था उसमें कि जो संपत्ति वाले, यानी जो अमीर लोग थे, सिर्फ उन्हें ही मत देने का अधिकार था। ये उदारवाद था उस समय। यानी अमीर व्यक्ति ही केवल मत देने का अधिकार रखता था। इसके बाद जितनी भी औरतें थी, जितनी भी स्त्रियां थी, जिनके पास, मतलब जो स्त्रियां थी, स्त्रियों के साथ साथ अभी हमने, जैसा कि अभी हमने बात किया कि जो अमीर थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास संपत्ति होती थी, वही मत देने का अधिकार रखते थे और चुनाव में भाग लेते थे। तो सीधी सी बात है, यह लिबरलिज्म था। तो जो संपत्ति विहीन थे उनका क्या था? आता है क्वेश्चन। जो संपत्ति विहीन थे और जो वहां की स्त्रियां थी, उनको
सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की आजादी नहीं थी। यानी सिर्फ जो राजनीति का कार्यक्रम था, जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, वो सिर्फ संपत्ति वाले लोगों के बीच में था। क्योंकि अभी हमने जैसा कि अभी देखा कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हो गई, जितने पढ़े लिखे लोग थे वो सारे एक नए मध्यम वर्ग में आ गए। तो मध्यम वर्ग लोगों के लिए एक लिबरलाइजेशन हुआ, यानी उदारवाद हुआ कि भाई आप लोगों को राजनीतिक के अधिकार मिलते हैं, आप चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास संपत्ति। आज भी हम अपने इस देश के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं। हालांकि संविधान हमें कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं कहीं कहीं देखने को मिल जाती है कभी कभी, न चाहते हुए भी, कि जो अमीर हैं उनके लिए कानून के तरफ से भी, हालांकि न्यायपालिका तो नहीं कर सकते, लेकिन निचले स्तर पर जो भी मतलब उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर एक सड़क वाला एक गरीब आदमी अगर कुछ उस तरीके से उससे गलती हो गई तो उसके साथ लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड। अब ये उदारवाद समझ में आ गया आपको? ठीक, थोड़ा सा हम आगे अब देखेंगे 1815। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसलिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी आप अपने बुक्स को पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। 1815 के बाद का एक नया रूढ़िवाद क्या था? तो जितने भी यूरोप 1815, चूंकि हम अभी यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने अभी कई सारे कंट्रीज के बारे में देखा। आयरलैंड देखा, जर्मनी देखा, फ्रांस देखा, पोलैंड देखा, रूस देखा। इसके बाद आपको नीचे जो सर्बिया के बारे में पढ़ा, तो इन सारे लुथानिया के बारे में पढ़ा, इन सारे कंट्रीज के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो जनरली जितने भी यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपीय शक्तियां थी, लाइक्स ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी हमने अभी पढ़ा था कि 1802 में ऑलरेडी ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया तीनों मिलकर के नेपोलियन से युद्ध किया था। लेकिन एमिमंस की संधि हुई थी और वो युद्ध जो है बिना किसी निर्णय के समाप्त करना पड़ा, वो समझौते के आधार पर करना पड़ा। उसके बाद नेपोलियन ने बहुत सारे काम किए फ्रांस के लिए, जिसमें आपने नेपोलियन कोड वगैरह के बारे में पढ़ा। नेपोलियन की विधि संहिता इसको कहते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 1815 में फिर से एक बार ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, इन चारों देशों ने मिलकर के नेपोलियन से वाटरलू के मैदान में लड़ाई की, युद्ध हुआ और ये चारों मिलकर 1815 में नेपोलियन को ये पराजित कर देते। अब पराजय अगर हो गई तो सीधी सी बात है, जीता हुआ देश जो है अपनी कुछ शर्तें रखेगा। भाई उसने युद्ध किया, युद्ध इसीलिए तो किया था कि आपकी वर्चस्वता को समाप्त करना है, आपकी प्रसिद्धि हो गई, भाई आप हमारे लिए खतरनाक हो, आपको हटाना है, आपको मिटाना है। तो यही चीजें हुआ, उन लोगों ने इसको पराजित कर दिया। हालांकि नेपोलियन की मृत्यु 1815 में नहीं हुई थी, 1821 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु, इसकी जन्म तो हम 1769 में पढ़े, लेकिन 1769 इसकी मृत्यु हुई थी 1821 में, 1821 में। लेकिन 1815 में एक समझौता होता है वियना में, जहां पर बातचीत की जाती है, अपनी शर्तें रखी जाती है, और इस संधि को हम वियना की संधि के नाम से जानते हैं। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध होता है। इस युद्ध में किसके बीच? तो जैसा कि अभी हमने देखा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस
और पर्सिया, सॉरी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रसिया ये पहले ही लड़ चुके थे और इनका एक और नया पर्सा यानी पर्सिया इसका साथ देता है और वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट, जिसमें रिजल्ट क्या होता है, नेपोलियन की पराजय होती है और इससे एक ट्रीटी की जाती है, संधि की जाती है वियना में, वियना की संधि। अब यहां क्या होता है, वियना की संधि के बाद जितनी भी शक्ति थी वो बुर्बों वंश में, नाम था इनका बुर्बों वंश, इनमें कंप्लीट जो शक्ति है वो समाहित हो जाती है और नेपोलियन के साथ जितनी भी लड़ाइयां हुई थी, नेपोलियन ने लगभग 39 जर्मनी के राज्यों को जीता था। ठीक है, तो नेपोलियन के साथ जितने भी युद्ध होते हैं तो फ्रांस अपनी सारे क्षेत्र को खो देता है। इस संधि में ये था, इन सभी देशों ने, जो यूरोपीय ब्रिगेड की शक्तियां थी, इन लोगों ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के सामने शर्त रखी कि आपको अपनी जितनी भी टेरिटरीज है, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सबको छोड़ना होगा, यानी आप उनको छोड़िए, हम उसका बंटवारा अपने आपस में करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन ने लगभग 39 राज्यों को जीत करके मिलाया था जर्मन से, और जो फ्रांसीसी की जो सीमाएं थी, फ्रांस की जो सीमाएं थी, उसके जो बॉर्डर थे, उसके जो क्षेत्र थे, उसका विस्तार करने से इसको रोक दिया गया। भाई आप युद्ध हार गए हैं, आप अपने सारे क्षेत्र को हमें दे दीजिए और आप आगे से अपने बाउंड्री को बढ़ा नहीं सकते, जितने में है उतने में रहिए। ये अब थोड़ा सा आप देखेंगे आगे क्रांतिकारी के बारे में, कुछ क्रांतिकारियों के बारे में। तो अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो था वो था ज्यूसेppe मैत्सिनी। पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ज्यूसेppe मैत्सिनी। अब देखें यहाँ पर एक सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि के परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश जो यूरोपीय शक्तियां थी, उन्होंने अपनी शक्ति को किस वंश के रूप में सुरक्षित रखा? बुर्बों वंश के रूप में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के विरुद्ध किन किन देशों ने भाग लिया था? तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूसिया और पर्सिया। रूस और पर्सिया। अब इसमें से एक दे सकता है, कोई भी 3 अलग नाम दे देगा, कोई भी एक नाम। क्या इनमें से इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? तो यस। नेपोलियन के सिविल कोड या नेपोलियन कोड कब प्रकाशित हुआ? तो 1804 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16। फ्रेडरिक सरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार। इसके स्वप्न के बारे में पूछतेगा तो मतलब इसके चित्रकारिता का मेन परिलक्षित अभिव्यक्ति क्या थी? तो भाई पूरा विश्व जो है अलग अलग राष्ट्रों के रूप में गठित हो और सबके अपने झंडे होने चाहिए, अपने कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, अपने पोशाक होने चाहिए, उससे उसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। क्रांतिकारी में ज्यूसेppe मैत्सिनी का नाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जन्म जो था वो जेनेवा में हुआ था 1807 में। 1807 में इसका जन्म हुआ था और ये कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का ये सदस्य था। किसका? कार्बोनरी।
कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का ये सदस्य था। इसने जब 30 वर्ष की उम्र में जब इसको देश से निर्वासित किया गया था, आप अपने बुक को पढ़िए क्यों निर्वासित किया गया, तो ये पॉइंट बहुत अहम है, थोड़ा सा आप अपना भी वर्क कीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो जब इसका देश निर्वासन हुआ था, तो देश से निर्वासित होने के बाद इसने स्वयं 2 संस्थाओं का गठन किया था। कौन कौन सी? एक तो बर्न में पूछता है ऑब्जेक्टिव MCQs, बर्न में यंग यूरोप और मार्शवा में यंग इटली। इसका चूंकि भाई क्रांतिकारी था, देश के लिए समर्पित था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इटली, एकीकृत इटली का निर्माण हो, एक यूनिफाई इटली चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आगे देखते हैं क्रांति का युग 1830 से 1848। तो जनरली संवैधानिक तौर पर बुर्बो राजवंश के शासकों को हटा दिया गया शासन से, और 1830 के जुलाई में और वहां पर एक संवैधानिक शासन की शुरुआत की गई। उस समय ग्रीक जो था, यानी रोम कह सकते हैं, रोम भी कहते हैं उसको, ग्रीक जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था। ग्रीक ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग था, और वो ऑटोमन साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। एक उसके बाद 1832 में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, 1832 में कंस्तुनतुनिया की संधि हुई। किसकी? कंस्तुनतुनिया की संधि होती है, और यहाँ पर ग्रीक जो था इस संधि में अपने आप को 1832 में स्वतंत्र घोषित करता है। क्लियर? उसके बाद मुख्य फोकस इनका बनता है वो राष्ट्रवाद को महसूस करने में, राष्ट्रीयता को महसूस करने में। भाई हम आजाद हो गए। जो भी मतलब ग्रीक के जो फिलोसफर यानी दार्शनिक जो थे, जॉन गॉटफ्राइड, उन्होंने कल्चर की शुरुआत की, संस्कृति की शुरुआत की, और किसके थ्रू? संगीत के थ्रू, नृत्य के थ्रू और लोक गीतों के थ्रू सभ्यता का प्रचार प्रसार किया। उस समय वहां पर कुछ लोग ही नौकरी वाले थे। ठीक, 1830 से 48 के बीच में जो सिल्सिया था, सिल्सिया के जो बुनकर थे, सिल्सिया के जो देखेंगे 1845 में सिल्सिया के जो बुनकर थे, बुनकरों ने विद्रोह किया। हो सकता है बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था? सन याद रखना है आपको, 1845 में। और फ्रैंकफर्ट संसद में जो चुनाव होता है वो 1848 में होता है, जिसमें 831 प्रतिनिधि जो थे वो चर्च के थ्रू मतलब हटा दिए जाते हैं। मतलब कितने 1848 में जो चुनाव होता है, 831 रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि जो थे वो चर्च से चयनित किए जाते हैं।
अब आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ देगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो जनरली ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, ये पूछा जा सकता है, ऑटो वन बिस्मार्क। इसके बाद